आइए सुनिए। इसमें आपको क्या क्या याद क्या क्या रखना है। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर कवि कहा था। पहला मेन क्वेश्चन ये है, प्रेम के पीर कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा है क्या, पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें किसके बीच की प्रेम कथा है? चित्तौड़ के राजा रतन सेन, चित्तौड़ के राजा, कौन राजा? चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती। अब देखो, उसके बाद इसका जन्म कब हुआ था? तो 1492 में। निधन कब हुआ था? 1548 में। उसके बाद आपको याद रखना क्या, इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो आपको पूछेगा क्या, जो मलिक मोहम्मद जायसी किस राज्य से संबंधित है? क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश से, यूपी से। और ये किस स्वभाव के थे? संत स्वभाव के। चेचक के कारण बेचारा क्या था? रूपहीन था। चेचक बीमारी कारण क्या था? रूपहीन था। और बाई आंख और कान से क्या था? वंचित था। अब देखिए, ये इतना मस्त मतलब जो है मलिक मोहम्मद जायसी मतलब मुस्लिम कवि है ना, मुस्लिम कवि। इतना मस्त है ये आपको संदेश दे रहा है, हम लोग को संदेश दे रहे हैं। जो देखिए, मेरे पास ना आंख है ना कान है, फिर भी मतलब क्या, हम अपने गुण पर ध्यान दिए, हम अपने क्वालिटी पर ध्यान दिए हैं, हम अपने रूप पर ध्यान नहीं दिए हैं। कभी मलिक मोहम्मद जायसी समझाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपने किस पर ध्यान दिए? रूप पर नहीं, गुण पर। किस पर? गुण पर ध्यान दिए हैं, ना कि किस पर दिए हैं? रूप पर ध्यान दिए हैं। रूप को कुछ नहीं माना है। रूप तो आज चेहरा क्या है, आज है कल नहीं रहेगा, सिंपल सी। चेहरा बदल जाए, लेकिन आप में जो क्वालिटी रहेगी, आपके क्वालिटी के कारण ही आपको याद रखा जाएगा आगे। वही कल बोल रहे हैं, चंद्रमा उदाहरण दिया चंद्रमा का। किसका उदाहरण दिया है? चंद्रमा का उदाहरण दिया है और बोले हैं चंद्रमा भी कलंकित है, उसमें भी काला धब्बा पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं दिया है। क्या काला धब्बा के लिए चंद्रमा जाना जाता है? नहीं। संसार में किसके लिए जाना जाता है चंद्रमा? चांदनी के लिए, उस रोशनी के लिए जाना जाता है जिसमें धरती पर का पृथ्वीवासी क्या लेते हैं? आनंद मग्न हो जाते हैं, उस रोशनी से पूरा खुश रहते हैं। उस चांदनी के लिए चंद्रमा जाने जाते हैं। तो वही कभी बोल रहे हैं, जिस प्रकार चंद्रमा के अंदर जो चंद्रमा के पास भी क्या है? कलंक है। क्या है? चंद्रमा भी कलंकित है, लेकिन चंद्रमा अपने कलंक पर ध्यान नहीं दिया है। उस चंद्रमा क्या है? पूरे संसार को रोशनी देने का काम किया है, पूरे संसार में रोशनी बिखेरने का काम किया है, जिससे पृथ्वीवासी क्या हो जाते हैं? आनंद मग्न हो जाते हैं उस रोशनी से पाकर। अब कविता पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन वाला पीडीएफ जो है भेज दिए थे हम, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, अगर नहीं लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लिख के आ जाएगा, तब हम यहाँ पढ़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए पलटिए, पीडीएफ अगर लिखे होंगे, पेज लिखे होंगे तो आप कॉपी में लिखा होगा, कोई लिखा नहीं, मतलब सबसे पहले लिखा है, लिखी है, झूठ बोल रही है, लिखिए कॉपी में, इसको लिखी है, लिखी है रे, लिखी है, लिखा है रे, नहीं लिखा है तब क्या करेगा? तो पागल है कि? देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, हम बताते हैं, आज लिख के जाएंगे तो कल छोड़ देंगे पकड़ के। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, लिखा हुआ आपका कविता का पहला पंक्ति है। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। अब इसका आपको एक लाइन दे देगा, कहीं से उठा के बोलेगा कि इसका व्याख्या करें। क्या करें? व्याख्या करें। कैसे व्याख्या करेंगे? आप इसको पढ़ेंगे तब जा कर पाएंगे। तो व्याख्या का टेक्निक ये है, लिखा हुआ है, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है। तो आपको बताए थे, करवक पाठ कहाँ से लिया गया? पद्मावत से। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। वही लिखा हुआ है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है एवं हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भागदू के करवक पाठ से ली गई है। कहाँ से ली गई है? करवक पाठ से ली गई है। अब इस एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, इस पंक्ति के माध्यम से कवि प्रेम के पीर कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं? एक आंख के होते हुए भी वे गुणवान है। एक आंख है, कवि के पास कितना है? एक आंख से तो क्या है? वंचित ही है। बाई आंख और कान से क्या? वंचित है। कवि बोल रहे हैं मेरे पास देखिए एक ही आंख है, फिर भी हम क्या है? गुणवान है, फिर भी हमको आप लोग पढ़ रहे हैं नबी मलिक मोहम्मद जायसी को क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या होता है? एक आंख ना है इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसमें कुछ क्वालिटी है, उसी क्वालिटी का हम लोग पढ़ रहे हैं इसको ना। कवि बोल रहे हैं कि एक आंख के होते हुए भी वे गुणवान है। क्या है? गुणवान है। उनकी वाणी ऐसी है, उनकी वाणी ऐसी है कि जो भी उनके काव्य को सुनेगा वह मोहित हो जाएगा।
सोई बिमुआ जय कवि सुनी। कवि बोल रहे हैं कि एक आंख होते हुए भी हम क्या है, गुणवान है, और मेरी कविता को जो भी सुनेगा, जो भी पढ़ेगा, वही मेरे दृष्टि से क्या मेरी ओर क्या हो जाएगा, मोहित हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। समझे? अगला देखिए क्या लिखा, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा, जग सूझा एक ही नेनाहा, उवा सुख अस तन माहा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं, सब चीज उसी वही लिखा हुआ प्रसिद्ध पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक सब चीज, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि देखिए, कवि इस पंक्ति में कवि जायसी कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चांद की तरह इस धरती पर उतारा है। कवि बोल रहे हैं ईश्वर ने मलिक मोहम्मद जायसी जी को चांद की तरह, किसकी तरह, चांद के समान धरती पर उतारा है। क्योंकि चांद भी क्या है, कलंकित है। चांद में भी क्या है, काला धब्बा पड़ा हुआ है, वो भी कलंकित है, तो ये भी कलंकित है। कलंकित करने का मतलब क्या है, एक आंख और कौन, ये वंचित है, ये सब, ये भी पूरा पूरी क्या है, मतलब संपन्न नहीं है, पूरा एक ही आंख है बेचारा के पास, हम लोग के पास तो 2 आंख है। देखिए बोल रहे हैं क्या, ईश्वर ने उन्हें चांद की तरह इस धरती पर उतारा है, जिस प्रकार चांद दाग रहते हुए भी पूरे संसार को रोशन करता है, पूरे संसार को रोशनी प्रदान करता है, जिस प्रकार चांद में दाग होते हुए भी, ठीक उसी प्रकार कभी भी अपने अंदर अवगुण होते हुए भी, कभी के अंदर अवगुण नहीं है। अवगुण कैसे है, चेचक है तो अवगुण है, हुआ कौन सी कहते, ये बाई आंख और कान है तो अवगुण है कि नहीं, ये सब कवि बोल रहे हैं कि वो कभी भी अपने अंदर अवगुण होते हुए भी, अपने काव्य के प्रकाश को पूरे संसार में फैला रहे हैं। कभी संसार को अपनी एक ही आंख से देखते हैं, कभी संसार को अपनी कितना आंख से देखते हैं, एक ही आंख बेचारा के पास है, एक ही आंख, लेकिन वो भी आंख इतना स्वच्छ है, इतना निर्मल है कि आप जैसे दर्पण की तुलना किया गया है, जिस दर्पण में आप जैसा तस्वीर आपका वैसा दिखा देता है, ठीक उसी प्रकार वही एक आंख इतना स्वच्छ और निर्मल है, दर्पण की तरह क्या है, स्वच्छ और निर्मल है वही एक आंख। और कभी बोल रहे हैं, कभी संसार को अपनी एक ही आंख से देखते हैं, जो आकाश के नक्षत्र के मध्य में उदित होने वाले उस शुक्र तारे के, शुक्र नामक तारा है जो बहुत चमकता है, बहुत चमकीला है, ठीक उसी प्रकार कवि का एक ही आंख है, लेकिन बहुत चमकीला है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मूल्यवान आंख है उसका, जो बहुत चमकीला और गुणी है, इस पंक्ति में क्या बताया आपको, कवि बोले देखिए, चांद में भी दाग है, चांद भी कलंकित है, हम भी कलंकित है, लेकिन चांद उस कलंकित अपने अवगुण पर ध्यान नहीं दिया है, अपने गुण पर ध्यान देते हुए पूरे संसार को रोशनी देने का काम किया है। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने अवगुण को दूर रखते हुए, अवगुण पर ध्यान न देते हुए पूरे संसार को काव्य की क्या दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, काव्य रचना करके सबको क्या कर रहे हैं, मतलब आनंदित कर रहे हैं। जो भी मेरे कविता को पढ़ेगा वो जरूर एक शब्द मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में कहेगा। इस टाइप से बोलने कौन, कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कर रहे हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए, और बोला कि यही एक आंख है मेरा, एकदम स्वच्छ और निर्मल है, दर्पण की तरह क्या है, स्वच्छ और निर्मल है। और ये जो आंख है ना, आकाश में जो नक्षत्र, आकाश के नक्षत्र में जो शुक्र तारा उदित होता है, जो बहुत ही चमकीला होता है, ठीक उसी प्रकार है, एक ही आंख है। इसी आंख से हम पूरा संसार को देख लेते हैं, इसी आंख से काव्य रचना भी कर लेते हैं। आगे देखिए, जो लही अम्ब ही डाब ना होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। अब कवि कह रहे हैं, जब तक आम में मंजर नहीं होता, क्या होता है, आम का अभी टिकुला का मंजर, अभी जो मौसम है, अभी मौसम है आम का, जब तक टिकुला नहीं आएगा, तब तक उसमें मंजर आम के डंठल में नहीं आएगी, तब तक क्या उस आम में सुगंध आ पाएगा। एक अलग तरह का सुगंध आता है, उसको खोटना उसको, मतलब आम का होगा ना, खोटना और सूंघना, देखना अलग प्रकार का सुगंध आता है। हम लोग खाए हैं, मतलब ब्लेड से काट के, मतलब बहुत मस्त लगता है, पहले खाया है, नमक देख, और यहाँ से बाहर भी जाते थे, नमक ले लेते थे कागज में, तब जाते थे, अच्छा लगता था मतलब। आगे देखिए लिखा हुआ है, इस पंक्ति में कवि जायसी कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब, देखिए लिखा हुआ है, जब तक आम में नुकीली डाब या मंजरी नहीं होती, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। कवि बोल रहे हैं, जब तक आम में मंजर नहीं आती, तब तक उसमें सुगंध नहीं है, तब तक उसमें खट्टापन नहीं आता, तब तक मिठास उसमें नहीं आता है। आगे देखिए, किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयो असूझ अपारा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं कि समुद्र का पानी भी खारा है, समुद्र का पानी भी क्या है, खारा है, इसीलिए वह असूझ और अपार है, इसीलिए वह क्या, असूझ और अपार है। समुद्र का पानी भी क्या है, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, समुद्र में कभी, उसकी एक विशेषता ये भी है, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है।
आगे देखिए, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, देखिए लिखा हुआ है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरी लाग आकाशा। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं, देखिए इस पंक्ति के माध्यम से कवि जायसी, सुनिए ना, इस पंक्ति के माध्यम से कवि जायसी कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, एक सुमेरु पर्वत था, उसको जब तक त्रिशूल से भगवान शिव नष्ट नहीं किए तब तक वो मतलब उसका कोई क्वालिटी उसमें नहीं आया, तब तक सोने का वह नहीं बना हुआ। जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से भगवान शिव नष्ट नहीं किए तब तक वो सोने का नहीं बना। अभी देखिए, जैसे ही शिव जी ने अपने त्रिशूल से नष्ट किया उस सुमेरु पर्वत को, तब वह क्या कंचनगिरी सोने की पर्वत बनकर अभी आकाश को छू रहा है। अभी आकाश को वही पर्वत छू रहा है। कब छू रहा है? कब छुआ? जब भगवान शिव ने उस सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से क्या किया था? नष्ट। तब ना वो बना जाके, तब ना वो आकाश को छुआ। आकाश को कब छुआ? जब वो नष्ट हुआ तब। आगे देखिए, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच वही नहीं कंचन करा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि जायसी कहते हैं कि जब तक घड़िया में कोयले को गलाया नहीं जाता तब तक कच्ची धातु सोना नहीं होता। अब देखिए, कोई कच्चा धातु, सोना को भी सोना होने के लिए उसको तपना पड़ता है। कवि बोल रहे हैं क्या, अगर आपको भी संघर्ष करना, आपको भी आगे जाना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा ना। ये वो कोटेशन है, अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, सूर्य की तरह क्या होगा? आपको जलना होगा। वही है। कवि बोल रहे हैं क्या, अगर सोना को भी सोना बनना पड़ता है, पहले कच्ची धातु ही ना, उसको तपाया जाता है। जब तपाया जाता है तभी वो क्या बनता है? सोना बनता है। सोना को भी सोना होने के लिए, चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको देखा जाता है आग में डाल के, जो ये सोना है या नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक अगर आपको भी मेहनत करना, आपको भी कुछ करना है आगे, तो आपको तपना होगा, जलना होगा, आपको मेहनत करना होगा। यही निर्देश देना चाह रहे हैं कवि इसमें। किससे? इस पंक्ति से। कवि बोल रहे हैं कि जब तक घड़िया में कोयले को गलाया नहीं जाता तब तक वो कच्ची धातु जो है, जब तक कच्ची धातु को तपाया नहीं जाता आग में, तब तक वो क्या, वो मतलब जो सोना नहीं बन सकता है। आगे देखिए, लिखा हुआ है, एक नयन जस दर्पण और ते निर्मल भाव, सब रूपवंत गई मुख जो वही कई चाऊ। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि एक नयन जस दर्पण और ते निर्मल भाव। एक नयन कितना है? एक नयन। सब रूपवंत गई मुख जो वही कई चाऊ। इस पंक्ति में कवि जायसी कहते हैं कि उनकी एक ही आंख है। कवि की कितना आंख है? एक ही आंख है, जिससे वह इस संसार को देखते हैं। उसी एक आंख से पूरे संसार को कवि देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। और उनकी यह आंख दर्पण के समान है। और उनकी आंख क्या है? दर्पण के समान है, जिसका भाव निर्मल, एकदम स्वच्छ और निर्मल है जिसका भावना। और सब रूपवान लोग, और जितना भी रूपवान लोग है, जिसके पास रूप है, ये तो रूपहीन है ना, ये चेचक के कारण रूपहीन हुए। और जितना रूपवान लोग है, बड़े चाव से इनका मुख देखते हैं, बड़े बहुत चाव से इसको देखते हैं। किसको? मलिक मोहम्मद जायसी को। एक आंख रहते हुए इतना कम कर दिए ये। और जो भी इसकी कविता को पढ़ते वही इसकी तरफ क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। किसके तरफ? कवि मलिक मोहम्मद जायसी की तरफ। आगे देखिए, अब देखिए दूसरा है, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। मोहम्मद कवि यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गपावा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि वे इस काव्य की रचना करके जब लोगों को सुनाते हैं, अब देखो, वे मलिक मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। कवि जायसी जी कहते हैं कि वे इस काव्य की रचना करके, ये जो काव्य लिखे हैं, इस रचना करके जब लोगों को सुनाते हैं, जब लोग, और सुना जो प्रेम पीर गपावा, और जो इस कविता को सुनते हैं वही मतलब पूरा मतलब आनंद मग्न हो जाते हैं। इसका मतलब पूरा जो सुना जो प्रेम पीर गा पावा, मतलब जो भी सुनते हैं इसके वही क्या हो जाते हैं? मन मुग्ध हो जाते हैं, पूरा तरह से आनंद मग्न हो जाते हैं। इसके ये जो कवि बोल रहे हैं, इस तरह से ये काव्य रचना करते हैं, जो भी इसके और लोगों को सुनाते हैं, जो लोग को सुनाते हैं, और जो लोग उनकी काव्य को सुनते हैं वही क्या हो जाते हैं? उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, पूरा तरह से उनके प्रेम में डूब जाते हैं। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। आगे देखिए, जोरी लाई रकत के लई, गारी प्रीति नैन जल भई। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं, उन्होंने इस काव्य की रचना रक्त की लई से जोड़ा है। काव्य की जो रचना किया है, काव्य को रक्त की लई, खून की लय बनाकर ये जोड़ा है, खून की लय बनाकर ये जोड़ा है, और आंखों के आंसुओं से भिगोया है। और इस काव्य की रचना करते समय आंखों के आंसुओं से वो क्या क्या है? भिगोया है उस रचना को। आगे देखिए, अर्थात प्रेम को पाना, कवि बोल रहे हैं प्रेम को पाना इतना आसान नहीं है।
प्रेम को पाना इतना आसान नहीं है। इसमें पीड़ा भी होती है, प्रेम में पीड़ा भी होती है और आंसू भी होते हैं। आजकल का प्रेम प्रेम नहीं है, वो सब धोखा है, धोखा। सही बोल रहे हैं, है ना। तो अभी देखिएगा बहुत ऐसा नशा चक्कर आता है लड़का लड़की का, मतलब जो कोई मार दिया, कोई इधर मार दिया, उधर काट दिया, इधर कुछ हो गया, क्या समझे, तो मतलब नॉर्मल हो गया है ना, समझे। आज इसको छोड़ दिया, कल उसको छोड़ दिया, इधर हो गया, उधर हो गया, मतलब आज इधर कोई यही नस काट रहा है, कोई गला का नस काट रहा है, कोई इधर काट रहा है, कोई छोड़ के भाग रही है, भाग रहा है, इस तरह से सब बर्बाद है। सब सही बोल रहे, सब बर्बाद ही सब, मतलब अगर है किसी के पास तो ये सब छोड़ देना आज, क्या फैन ऑफ कर दिया। सही बोलने तो पछताइएगा। हाँ नहीं, किसी के पास नहीं। आइए, लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, बोला कि प्रेम में पीड़ा भी, राधा कृष्ण का प्रेम देखिए अमर है, अमर मतलब कभी मरेगा नहीं वो, जिंदगी जब तक धरती रहेगी तब तक वो रहेगा, है ना। तब तो बोले कि उसमें पीड़ा भी होती है और उसमें आंसू भी होते हैं, ठीक है। ओ मन जानी कवित असिना मकू या रहे जगत चिन्हा। इस पंक्ति कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघो जयकिन बखानु, कहाँ चार स्वरूप रे स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। अब कभी देखिए कितना बढ़िया बात बोल रहे हो, लेकिन आप लोग का कुछ नहीं रहेगा, हम सब जो अभी पढ़ रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं रहेगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे ना, तो आप हमको, अगर हम मर भी जाएंगे आप हमको याद रखेंगे, ये है। अगर हम गलत काम करेंगे, गलत मतलब जो ना कर्म मेरा अच्छा नहीं रहेगा, तो आप हमको कैसे याद रखेंगे। एक फेस से याद नहीं रखेंगे, के सर का फेस ऐसा था, किसी टीचर का है या किसी को, उसके कर्म से याद रखेंगे। अभी मान लीजिए अपना लोग दादाजी से को याद करते हैं, बहुत बहुत लोग देखिएगा अपने बाप को, अपने दादा को गाली देता है, लाओ मेरा बाप कुछ नहीं किया है, तुम्हारा बाप तो जमीन खरीद दिया बहुत, कहता है ना, क्यों कहता जानते हैं, वही कर्म है, कैसा कर्म करके गए हमारे पूर्वज, तो उस पूर्वज को याद रखा जाता है उस टाइप से। अभी अपने लोग का पिताजी कितना संघर्ष कर रहे हैं, मतलब उसको याद रखेंगे आगे, वो क्या कर रहे हैं, वो जो कर्म कर रहे हैं उसको याद रखेंगे, न कि उसके चेहरा को याद रखेंगे, मतलब उसके कर्म को याद रखा जाएगा, कर्म को, कर्म तो बोला कर्म ही क्या है, पूजा है, बोला ना, वर्क इज वर्शिप, याद कीजिएगा। देखिए लिखा बोला कि अब कोई नहीं है, अब सबको एक दिन जाना है, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु क्या है, निश्चित है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह सोचकर किया कि ताकि मेरे न रहने पर भी संसार में मेरी आखिरी निशानी बना रहे, लेकिन हम नहीं रहेंगे ना इस संसार में, तब भी मेरा निशान बना रहेगा, मेरा चिन्ह इस संसार में रहेगा। इस टाइप से हम इस काव्य को क्या किए हैं, रचे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन उसका रचना कभी मिटने वाला नहीं है, इस टाइप से। और बोल रहे हैं मेरी आखिरी निशानी बनी रहे। अभी ना ही रतन सेन है, चित्तौड़ के राजा रतन सेन, इसकी प्रेम कहानी, इसकी रानी प्रेमिका कौन, पद्मावती, इन्हीं दोनों की प्रेम कथा को लिखा है किसमें, पद्मावती नामक रचना में। इसी का अंश कहाँ है, करबक में। अब कभी बोल रहे हैं देखिए अभी इतना महान राजा था रतन सेन, वो भी मर गया, वो भी मर गया है। इतनी सुंदर लड़की थी, सुंदरी थी पद्मावती, ये भी अब नहीं रहे। इतना बुद्धिमान सुआ था, वो भी नहीं है। अलाउद्दीन वो भी नहीं है, मतलब कहने का मतलब क्या, कोई भी आदमी अब बचा उचा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको याद कर रहे हैं, फिर भी हम उसको पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका क्या गया, कर्म को पढ़ रहे हैं हम लोग। ये जो कर्म क्या है ना, उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। इन दोनों के बीच जो प्रेम कथा था ना, उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। ये जो रियल प्रेम का जो डेफिनेशन है, मतलब जो दिया है, ये इसको पढ़ रहे हैं, ये बताया गया है ना, कि इसको, इसके फेस को देखे हैं, पद्मावती को देखे हैं, रतन सेन को नहीं देखे, इसके कर्म को पढ़ रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि नहीं, अभी बोले क्या, मैंने इस काव्य की रचना यह सोचकर क्या की ताकि मेरे न रहने पर भी संसार में मेरी आखिरी निशानी बने रहे। और अभी न ही रतन सेन है, और न ही बुद्धिमान सुआ है, और न ही अलाउद्दीन है, और बोला कि कहाँ है वह राघव चेतन, राघव चेतन भी नहीं है, जिसने पद्मावती के सुंदर रूप का बखान किया। एक राघव चेतन हुआ करते थे, वो पद्मावती का जो रूप था ना सुंदर, उसका बखान क्या करते थे, कौन, राघव चेतन। बोले कि वो भी अब नहीं है, सभी लोग चले गए हैं, सभी लोग चले गए हैं। बोला कि ना ही अब वह रूपवती पद्मावती है, ना ही वह रूपवती सुंदरी पद्मावती है, फिर भी इनका यश कहानी के रूप में आज भी है, फिर भी इसका कीर्ति, इसका यश जो है ना, इसका कर्म आज कहानी के रूप में छपा हुआ है, जिसको आज भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अभी नाम लिए ना, कब कब का कहानी होगा, 1492 में तो बेचारा जन्मे हुआ है, सोचो ना, 1548 में, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है, कितने पीछे के बाद, समझना।
तब देखिए, अब देखिए लिखा हुआ है ये जो 4 नंबर का पैराग्राफ पढ़ रही है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पर मरे न बासु, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। सुनो, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है और पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन में 4 नंबर में, और जस का तस आप छाप दीजिएगा पकड़ के, और कुछ नहीं करना है। क्या लिखा हुआ, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, मतलब कि वो पुरुष धनी है। कभी बोल रहे हैं कि वो पुरुष, वो आदमी धनी है जिसका संसार में यश है, प्रसिद्धि है, कीर्ति है। और फूल मरे पर मरे ना बासु, बोले कि फूल मुरझा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको याद करते, किसके कारण? उसकी खुशबू के कारण, उसके सुगंध के कारण। गुलाब मरी हो जाएगा, दुनिया से चली हो जाएगी, गुलाब बोल दिए तो मतलब समझ जाइएगा, गुलाब गुलाब है, जिसका सुगंध से। गुलाब को कैसे जानते हैं हम लोग? सुगंध के रूप में उसको जानते हैं। भले वो मुरझाकर गिर जाए, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी गुलाब बोलेंगे तो गुलाब का वो सुगंध आपके सामने आप फील करने लगेंगे। वही कभी बोल रहे, देखिए लिखा हुआ है इस पंक्ति में, कवि जायसी कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी इस संसार में कीर्ति और प्रतिष्ठा है, कीर्ति और प्रतिष्ठा है जिसकी, वो पुरुष धन्य है। और बोल रहे हैं क्या, उनकी यह प्रतिष्ठा संसार में उसी तरह रह जाती है, संसार में उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है, जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसका भी वो अच्छा काम रह जाता है, उसका अच्छा काम रह जाता है। प्रतिष्ठा और यश को बेचा जा सकता है क्या? अगर मेरे पास अभी नॉलेज हम आप लोगों को करा रहे हैं, क्या मतलब हम इससे फेमस, हमको प्रसिद्धि मिल जाए, क्या आप खरीद लीजिएगा? क्या आप मतलब दिमाग को खरीद सकता है कोई? क्या नहीं। अगर खरीद लेता तो बहुत आदमी गरीब हो जाता। हाँ समझना, बहुत बड़का आदमी तुरंत खरीद ले, पैसा देके तुरंत। हाँ समझना, मेरा मतलब ये है, यश और कीर्ति को अभी बेचा नहीं जाता है। अगर आपके पिताजी अगर कोई काम करके मान लीजिए प्रसिद्धि हासिल किया है, तो उसको कोई दूसरा आदमी उसको खरीद नहीं सकता है। खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता है। यश और कीर्ति को बेचा नहीं जाता है। कभी देखिए लिखा हुआ है, केई न जगत जस बेचा केई न लिन जस मोल, जो या पढ़े कहानी हम समरे दुई बोल। अब देखिए लिखा हुआ इस पंक्ति में कवि जायसी कहते हैं, इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है, यश को, प्रसिद्धि को, कर्म को किसी ने नहीं बेचा है, और न ही किसी ने खरीदा है, और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा, और जो मेरे कलेजे के खून से रचित काव्यखंड या कहानी को पढ़ेगा, वह हमें 2 शब्दों में जरूर याद करेगा। कभी को इतना आत्मविश्वास है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, विल पावर, इतना इच्छा शक्ति उसकी मौजूद है, मतलब अगर कोई पढ़ता है मेरी कविता या कहानी को, वो जरूर हमको याद करेगा 2 शब्द में, 100% वो क्या करेगा? याद करेगा। कभी यही बोल समझे कुछ हो, ये जो आपको बार बार पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा तो आपको सब क्वेश्चन आंसर इसी से धर आ जाएगा पकड़ के। कहानी पे कम फोकस नहीं, कविता को आपको A to Z डिटो कर लेना है, क्योंकि कविता में देखिए आप मतलब जो क्वेश्चन आंसर देखिए कहानी से ही पूछे, कविता से ही पूछेगा। 10 को पूछेगा तो 5 को कहानी से, 5 को कविता से। कविता में 5 क्वेश्चन रहता है एगो चैप्टर में, और कविता है ही व्याकरण पढ़ लेंगे ना तो आपका सारा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, बस है ना। तो कविता पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, और सारांश भावार्थ अभी जैसे ये पढ़ लिए, सारांश भावार्थ आप लिख देंगे आराम से, सब चीज आसान कविता हो जाएगा। हम 10th क्लास में भी पढ़ाते थे, आपको बताए थे कविता पर फोकस कर लीजिए, बात रहा खत्म। कहानी मेन कर दीजिए, फिर भी आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं तो कहानी को पढ़ते आइए, काहे छोड़िएगा, आराम से अभी पढ़िएगा। अप्रैल है ना, मई जून तक में आपका खत्म हो जाएगा 100%। तब हम दोहराना स्टार्ट कर देंगे, जो आपका पीछे वो छूटा हुआ है ना, तो उसको हम दोहराना स्टार्ट कर देंगे। फिर हम इंग्लिश को लेकर चलेंगे इस टाइप से। तो आप इसको पढ़िएगा, पढ़ के आइएगा, ठीक ना। कल हम फिर सूरदास पे चलेंगे, सूरदास का हम पेज भेजे हैं, इसको लिख लीजिएगा पूरा कॉपी में। उसके बाद देखिए हम बताते हैं सूरदास का, देखिए PDF जो भेजे थे आपको, यहाँ है ना, आप लाइन लिखिएगा कॉपी में। PDF भी हम दे सकते हैं निकाल के, ऐसा नहीं है नहीं दे सकते हैं ना, इस टाइप से PDF होगा तो निकाल भी लीजिएगा, लिखिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। कॉपी में लिखिएगा इस टाइप से हेडिंग वेडिंग दे दीजिएगा, लिखिएगा जागे ब्रजराज कुमार कमल कुसुम फूले। अब यहाँ से एक बार लिख दीजिएगा प्रस्तुत पंक्ति, ये सब लिख दीजिएगा। फिर दूसरी लाइन जो लिखिएगा, कुबुद वीरेंद्र संकुचित भय बिरिंग लता बोले, इसमें आप फिर से ये नहीं लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति, इसमें डायरेक्ट कहाँ से अटैक करना है, इस पंक्ति के में कभी कहते हैं कि यहाँ से सब में कहाँ लिखेंगे हम, मतलब एक ही चीज को। यहाँ से 2 लाइन में आपका लिए टेंशन फ्री हो जाएगा। आप इसको लेकर आइएगा, कविता आपका जल्दी ही खत्म हो जाएगा यहाँ तक आपका, बस है ना। फिर आपको पंडित तुलसीदास पढ़ा देंगे हम आपको, तब तीनों क्वेश्चन हम लिखा देंगे, बस है ना। तब टेस्ट ले लेंगे बढ़िया से, कल आपका कोई टेस्ट नहीं है, ठीक ना। समझ में आया ना? कोई दिक्कत बोलिएगा जरूर हमको, ठीक है।